हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेशी अकाउंट क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 24-25 के अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का पार्ट थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 51। ए बजट इज ए फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर कैश रिसीव एंड कैश डिसबर्समेंट ओवर वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। यानी कि बजट भविष्य की रोकड़ प्राप्ति और समय के विभिन्न अंतराल पर नकद संवितरण का पूर्वानुमान है। इसे क्या कहा जाता है? ए सेल्स बजट, बी कैश बजट, सी मास्टर बजट और डी फ्लेक्सिबल बजट। तो इसका सही आंसर है सी कैश बजट। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट इज एडेड टू फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस टू कैलकुलेट ए स्टैटिक रिजल्ट, बी एक्चुअल रिजल्ट, सी प्राइमरी रिजल्ट, डी सेकेंडरी रिजल्ट। यानी कि किस चीज़ की गणना के लिए फ्लेक्सिबल बजट की राशि को ऐड किया जाता है? इसमें फ्लेक्सिबल बजट की वेरिएंस में भिन्नता में जोड़ा जाता है, जो कहलाता है सी पॉइंट प्राइमरी रिजल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। फ्लेक्सिबल बजटिंग इज यूज्ड when a supply of material and labor required for production is। फ्लेक्सिबल बजट का उपयोग कब किया जाता है? when द सप्लाई ऑफ मटेरियल, यानी कि हमारे पास मटेरियल उत्पादन के लिए, सप्लाई ऑफ मटेरियल का मतलब है मटेरियल और लेबर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन के उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री एवं श्रम की आपूर्ति होती है। ए सर्टेन यानी कि निश्चित, बी अनसर्टेन यानी अनिश्चित, सी बोथ ए एंड बी, ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है, डी फिक्स यानी कि स्थिर। इसका सही आंसर होता है बी अनसर्टेन। फ्लेक्सिबल बजटिंग कैलकुलेशन तब की जाती है जब हमें इस बात की जानकारी नहीं है कितना आगे मटेरियल और लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो हम अनुमान लगा लेते हैं। उसी अनुमान के आधार पर हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन यानी 54 क्वेश्चन। फ्लेक्सिबल बजट इज दैट बजट विच प्रेजेंट्स द फॉलोइंग एज फ्लेक्सिबल बजट। यानी कि लोचदार बजट जिसे हम कहते हैं वह बजट है जो इनमें से निम्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। ए कॉस्ट को, बी रेवेन्यू को, सी प्रॉफिट्स को, डी टर्मिनली एक्सपेंसेस। जिसका सही आंसर है डी टर्मिनली एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 55। फ्लेक्सिबल बजट रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्ट एक्सेप्ट। फ्लेक्सिबल बजट जो होता है उसमें निम्न किस प्रकार की लागतों को पहचानता है सिवाय इसके? किसको छोड़ दो? देखिए फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो तीनों चीज़ आती हैं। फिक्स कॉस्ट आती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट आती है, वेरिएबल कॉस्ट भी आती है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट नहीं आती। इसका सही आंसर है डी मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर फ्लेक्सिबल बजट। यानी कि निम्न में से कौन सा कथन फ्लेक्सिबल बजट के लिए सही है? ए ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट मार्जिनल एनालिसिस कैन बी ऑब्टेन्ड। स्थिर बजट के आधार पर सीमांत विश्लेषण को प्राप्त किया जा सकता है। बी फ्लेक्सिबल बजट इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। लागत में कमी और लागत नियंत्रण के लिए फ्लेक्सिबल बजट इम्पोर्टेंट होता है। सी फिक्स बजटरी सिस्टम इज मोर फ्लेक्सिबल देन फ्लेक्सिबल बजटरी सिस्टम। ये कहता है कि फिक्स बजटरी सिस्टम ज़्यादा लोचदार होता है इसके फ्लेक्सिबल बजटरी सिस्टम के। चौथा
डी पॉइंट है बल्क डिस्काउंट आर इंक्लूड इन द फ्लेक्सिबल बजट्स, यानी कि फ्लेक्सिबल बजट में भारी छूट शामिल होती हैं। सही बात यह है कि फ्लेक्सिबल बजट इसलिए बनाया जाता है कि हम अपनी लागत की कमी और लागत नियंत्रण के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही आंसर है बी, फ्लेक्सिबल बजट इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 57, मार्जिनल कॉस्ट इज नोन एज, हर किसी को पता है कि मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट माना जाता है, तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 58, मार्जिनल कॉस्टिंग इज द मोस्ट यूजफुल टेक्निक फॉर द, मार्जिनल कॉस्ट किसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल यानी कि उपयोग तकनीकी है? ए शेयर होल्डर के लिए, बी वेरिएबल कॉस्टिंग के लिए, सी ऑडिटर्स के लिए, डी क्रेडिटर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए। जिसका सही आंसर है मार्जिनल जो कॉस्टिंग है वो वेरिएबल कॉस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल टेक्निक होती है। क्वेश्चन नंबर 59, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट आर assumed to with the change in the level of production. A remain constant, B increase, C decrease, D both B and C। ये कहती हैं कि मार्जिनल कॉस्ट सिस्टम में यानी सीमांत लागत के अंतर्गत फिक्स कॉस्ट को कैसे प्रोडक्शन के जो लेवल हैं उनके चेंज होने के साथ साथ फिक्स कॉस्ट को क्या माना जाता है? रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज, बोथ बी एंड सी। सही आंसर है कि फिक्स कॉस्ट को हमेशा स्थिर कॉस्ट ही माना जाता है, इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 60, ये सही क्वेश्चन इस तरह से है कि मार्जिनल कॉस्ट डैश विद इन आउटपुट, यानी कि उत्पादन में वृद्धि होती है या कमी होती है तो मार्जिनल कॉस्ट में वृद्धि होती है या कमी होती है? ए इंक्रीज, इंक्रीज, बी इंक्रीज, डिक्रीज, सी डिक्रीज, डिक्रीज, डी बोथ ए एंड सी। तो इसका सही आंसर है बी, इंक्रीज और डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 61, द टर्म कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेफर टू, यानी कंट्रीब्यूशन कहते हैं अंशदान को। अंशदान जो शब्द है वो निम्न में से किसे शो कर रहा है? ए मार्जिनल इनकम, बी मार्जिनल कॉस्ट, सी ग्रॉस प्रॉफिट, डी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होता नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट होता नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट होता नहीं है, तो उसका सही आंसर है ए मार्जिनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 62, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल देन फिक्स कॉस्ट प्लस ए परचेज, बी प्रॉफिट, सी वेरिएबल कॉस्ट और डी लॉस। जब हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो हम कैलकुलेशन इस तरह से लिखते हैं कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल के। जब कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इसका सही आंसर होगा बी प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 63, if the fixed cost exceed the amount of contribution is represent, ये कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट यानी स्थायी लागत एक्सीड है कंट्रीब्यूशन के अमाउंट से, तो ये किस चीज को शो कर रही है? प्रॉफिट को, लॉस को, सरप्लस को या डेफिसिट को? सही आंसर है
बी लॉस को। क्यों? क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन बराबर होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और यहाँ पर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है किससे? कंट्रीब्यूशन से। इसका मतलब ऑलरेडी लॉस हो गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64, द टर्म ग्रॉस मार्जिन रेफर्स टू। ग्रॉस मार्जिन किसको शो करता है? ए टोटल प्रॉफिट को, बी कंट्रीब्यूशन को, सी प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, और डी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को। तो इसका सही आंसर होता है सी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन नंबर 65, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू, अभी आपको बताया था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका सही आंसर है ए सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 66, पीवी रेशियो बिल डैश द डिफरेंस लेवल ऑफ प्रोडक्शन। पीवी रेशियो कैसा होता है? डिफरेंस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। तो पीवी रेशियो रिमेन कांस्टेंट रहता है, क्योंकि पीवी रेशियो एक बार निकाल लिया जाता है तो सभी लेवल पे एक से रहता है। उसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 67, ए डैश पीवी रेशियो इंडिकेट डैश डैश प्रोबेबिलिटी। ये पूछ रहा है आपसे कि पीवी रेशियो के साथ प्रोबेबिलिटी कैसे मैनेज करते हैं। क्या इंडिकेट करता है कि पीवी रेशियो कम है तो प्रोबेबिलिटी कम होगी, पीवी रेशियो ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, या दोनों स्थिति होंगी, ज़्यादा पे ज़्यादा कम से कम, या डी हाई लो। तो इसका सही आंसर है ए पीवी रेशियो अधिक होगा तो प्रोबेबिलिटी भी अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 68, पीवी रेशियो शो द रिलेशन बिटवीन। पीवी रेशियो निकालने के जो फॉर्मूले हैं वो पूछ रहा है कि पीवी रेशियो किस किस के बीच का रिलेशन होता है? फिक्स कॉस्ट और सेल का, वेरिएबल कॉस्ट और सेल का, सी हाई और लो, डी कंट्रीब्यूशन और सेल का। इसका सही आंसर है कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। क्वेश्चन नंबर 69, इन द एक्सेस ऑफ सेल ओवर द ब्रेक इवन सेल। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला याद होगा, तो हम लिखते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर होता है एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। तो इसका सही आंसर होगा सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 70, द बीईपी डिक्रीज इफ द फिक्स कॉस्ट इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन कांस्टेंट, डी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि सम विच्छेदन बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज होता है जब फिक्स कॉस्ट, आपको पता है कि बीपी का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। फिक्स कॉस्ट कम होगी, नेचुरल सी बात है बीपी कम होगी। तो इसका सही आंसर है बी डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 71, एट बीपी देयर इज ए प्रॉफिट लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, डी मिनिमम प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या शो करता है? यहाँ पर प्रॉफिट को, लॉस को, या एक ऐसा पॉइंट जहां पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, या मिनिमम प्रॉफिट। तो सही आंसर है सी बीपी वो पॉइंट होता है जहां पर ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 72, द प्रॉफिट एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड। ए ब्रेक इवन पॉइंट, बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सी ब्रेक इवन एनालिसिस, डी एंजल ऑफ इंसिडेंस। यानी जिस स्थिति पर, जिस लाभ पर कुल राजस्व और कुल लागत के समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल सी बात है, यानी जितना आपने की आय है उतना ही आपने खर्च कर दिया, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो वो जगह क्या कहलाएगी? ब्रेक इवन पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 73, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, पीवी रेशियो ऑब्लिक मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, पीवी रेशियो प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, पीवी रेशियो माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, पीवी रेशियो इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। एक एमओएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो जब हम प्रॉफिट निकालने होंगे तो क्या होगा, पीवी रेशियो इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। तो सही आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 74, विच वन इज डील ऑफ कॉस्ट कंट्रोल पर्पज, लागत नियंत्रण करने का एक उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य एक तरह से कौन सा आदर्श है, नॉर्मल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और कंटिन्यूअस कॉस्टिंग। कॉस्ट कंट्रोल करने का जो मेन उद्देश्य होता है, या कह सकते हैं उद्देश्य के लिए एक आदर्श जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि भाई इतना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सी टेक्निक है कॉस्ट एसर्टेनमेंट और कॉस्ट कंट्रोल के लिए, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कैपिटल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इसका सही आंसर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलिए अब हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन 51 से 75 तक के पढ़ लिए। अब थैंक्स टू वाचिंग दिस वीडियो। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे 76 से 100 तक के। नमस्कार।